बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हमारा टॉपिक लास्ट था बोरक्स का, जो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है जी बोरिक एसिड। ये दूसरा कंपाउंड है अपना इसी तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स में। पहले उसने बोरोन को लिया। बोरोन के दो कंपाउंड डिस्कस किए हैं, एक बोरक्स का कल हमने किया था और एक ये सेकंड बोरिक एसिड्स हैं। इनमें से एक बोरिक एसिड को जनरली उसने स्पेसिफिकली डिस्कस किया। उसके बाद इसी ग्रुप में आएगा एल्युमिनियम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस आ जाएंगे। बस ये तीसरा ग्रुप हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे बोरिक एसिड, उसके बाद ये एल्युमिनियम है और फिर चौथा ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। तो बोरिक एसिड में स्टार्ट करते हैं जी। इसमें एक पॉइंट तो ये आपका एमसीक्यू के तौर पे ना, कि आउट ऑफ ये फर्स्ट लाइन में बोरिक एसिड्स काफ़ी सारे हैं, उनमें से आउट ऑफ दीज आर्थोबोरिक एसिड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द स्टेबल वन। इन सारे जो बोरिक एसिड आपको यहाँ चार लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आर्थोबोरिक एसिड है H3BO3, ये सबसे स्टेबल है। इसी के बारे में आगे हम इसकी प्रेपरेशन और रिएक्शन वगैरह को डिस्कस करेंगे। दूसरा मेटाबोरिक एसिड है, तीसरा टेट्राबोरिक एसिड है और चौथा पायरोबोरिक एसिड है। लेकिन ये चूंकि मोस्ट स्टेबल आपका आर्थोबोरिक एसिड पहले वाला है, तो ये जितने भी तीसरे वाले हैं जब इनको पानी में ऐड किया जाता है तो ये खुद ब खुद ही बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है तो उसी में ये शिफ्ट हो जाते हैं। ये नीचे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बोरिक एसिड्स। तो उसमें आप लिखेंगे कि ये चार बोरिक एसिड होते हैं जिनमें स्टेबल सबसे आर्थोबोरिक एसिड है। अब जैसे मेटाबोरिक एसिड को पानी में डाला तो आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 में कन्वर्ट हो गया। टेट्राबोरिक एसिड को पानी में डाला तो वो भी बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह पायरोबोरिक एसिड को पानी में ऐड किया तो 3 मालिक्यूल के साथ वो भी बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी ये सारे जो हैं आपके बोरिक एसिड की जितनी फॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी आप आर्थोबोरिक एसिड जो आपका, या सिंपल बोरिक एसिड भी इसको कहते हैं, उसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आपका हो गया कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि वो जो मुख्तलिफ बोरिक एसिड्स कौन कौन से हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या है और किस में वो कन्वर्ट कैसे होते हैं बोरिक एसिड के अंदर। सेकंड है अब आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ना यहाँ पे आपके एमसीक्यू बनते हैं। पहला एमसीक्यू तो ये है कि वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस होता है और इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ट्राइक्लिनिक है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था 7 क्रिस्टल सिस्टम था ना, क्यूबिक था, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल वगैरह वगैरह। तो उन 7 में से एक ट्राइक्लिनिक था। तो वो जो बोरिक एसिड है इसकी जो क्रिस्टल्स की जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो ट्राइक्लिनिक है। अच्छा, इसका तो यहाँ ट्राइक्लिनिक लिखा हुआ है, इसका एमसीक्यू भी मैं आपका बनता है और मैं उसमें नोट्स में बनाया भी हुआ है। लेकिन जो पिछला था ना बोरक्स, उसका नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका मैंने एमसीक्यू आपके नोट्स में बनाया हुआ है, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है। तो उसके बाद है जी इसकी सॉल्युबिलिटी में एमसीक्यू है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल कोल्ड वाटर है, कि कोल्ड वाटर में 2.6% हल होता है एट 40 डिग्री सी। यानी 40 डिग्री सी, हालांकि टेम्परेचर अच्छा खासा है मतलब हमारे हिसाब से, लेकिन बोरिक एसिड के सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये लो टेम्परेचर ही गिना जा रहा है कि 40 डिग्री सी पे सिर्फ वो 2.6% हल होता है। लेकिन हॉट वाटर हो जैसे 107 डिग्री सी, आप अगर इस टेम्परेचर पे पानी को रखते हैं तो फिर 37% तक बोरिक एसिड हल हो जाता है। यानी ये पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो स्पेरिंगली है, मुकम्मल सॉल्युबल नहीं है। स्पेरिंगली का मतलब काफ़ी हद तक सॉल्युबल हो जाता है। तो दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन solubility forms the basis for its separation and purification। ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है कि जो इसका जो solubility में फ़र्क है बोरिक एसिड की मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है
कि हम क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं ना, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, 3-4 लिक्विड्स होते हैं इकट्ठे, तो आप जब उसको हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो पहले डिस्टिल होके बाहर आता है। तो इसी तरह जब आप मुख्तलिफ साल्ट्स को जो पानी में हल हुए हुए हैं उनको जब आप ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल जो बनती हैं वो भी हर एक की मुख्तलिफ टेम्परेचर पे बनती है। उसकी वजह यह है कि हर एक की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, हर एक का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वो क्रिस्टल बनाते जाते हैं। तो उसको नाम देते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो है ना, उस में हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं, बोरिक एसिड की ना सेपरेशन या प्योरीफिकेशन करनी हो तो हम इसको वो क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करके प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रेपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल। अच्छा, आपकी बुक में इस वक्त यहाँ पे दो उन्होंने दिए हुए रिएक्शन ना, एक ये पहला फ्रॉम कोलिमनाइट है और एक दूसरा फ्रॉम बोरिक्स है। तो पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अकेले अकेले का भी हो सकता है और दोनों का इकट्ठा भी पूछ सकता है कि राइट द रिएक्शंस फॉर द टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो पहला जो फ्रॉम कोलिमनाइट है उसमें हम ये हमारे पास जो कोलिमनाइट आता है इसको हम पास करते हैं, ये लिखा हुआ ना सस्पेंडिंग इट इन बॉइलिंग वाटर, उसको बॉइलिंग वाटर ही नहीं उसके अंदर हम उसको ऐड करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी पास करते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम सल्फाइड बनता है और बोरिक एसिड की क्रिस्टल बन जाती है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे है बोरक्स। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बोरक्स को अगर एसिड के साथ H2SO4 के साथ या HCl के साथ हम रिएक्शन करवाएं, थोड़ा सा हीट करें उसको, या पहले ही हाँ बोरक्स को हीट कर लिया जाए और बाद में उसमें एसिड ऐड कर दें, तो उसकी हाइड्रोलिसिस होकर हमारे पास ये सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड बन जाता है। तो ये दो रिएक्शन बनते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि राइट टू रिएक्शंस, और अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रिएक्शन सिर्फ आप ये जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग तो आप रिएक्शन आपको याद हो तो वर्डिंग खुद भी बना सकते हैं। मतलब इसमें जैसे लिखा ना ऊपर कि जनाब बोरिक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलिमनाइट बाय सस्पेंडिंग इट इन बॉइलिंग वाटर व्हाइल sulfur dioxide is passed through it, boric acid crystallizes out from the solution while the other product remains in the solution। अब यहाँ पे आपने ये रिएक्शन याद कर लिया और यहाँ पे एरो के ऊपर बॉइलिंग आ जाएगी आपकी, ठीक होगी। बॉइलिंग ऐड कर देंगे तो वो बस आपको समझ आ जाएगी कि बॉइलिंग वाटर के साथ है। तो बस कोलिमनाइट लिया जी, उसमें बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दिया, SO2 गैस पास की, कैल्शियम सल्फाइड और बोरिक एसिड बन गया, और बोरिक एसिड की क्रिस्टल बना के अलग कर लेते हैं। तो वो वर्डिंग में अपनी तरफ से एक बंदा लिख लेते हैं। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। इसमें फर्स्ट है जी बोरिक एसिड इज अ वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच। ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखना आपने कि वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉफ्ट इसका सोपी टच है और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है, लेकिन हॉट वाटर में ये फेयरली सॉल्युबल यानी काफ़ी हद तक सॉल्युबल। इट इज़ वोलाटाइल इन स्टीम। स्टीम के साथ अगर स्टीम में इसको ऐड करें या स्टीम को इसके अंदर ऐड करें तो वो ये फ़ौरन ही वोलाटाइल होके एवापोरेट हो जाता है। इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल फार्मिंग इथाइल बोरेट। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि इथाइल जो बोरेट के एस्टर्स हैं वो बता दें, ठीक है। तो बोरेट के एस्टर्स जो है ना वो क्या होते हैं और उसका रिएक्शन फार्मेशन बता दें। फिर हम ये रिएक्शन लिखते हैं कि जब बोरिक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइल बोरेट बना और वाटर। ये अब देखना 3 हाइड्रोजन थी ना, तो 3 हाइड्रोजन इधर बोरिक एसिड से और थ्री है ना, ये 3C2H5OH, तो 3 OH इधर से आए, 3 OH अल्कोहल की तरफ से आए, 3 हाइड्रोजन इस बोरिक एसिड की तरफ से आए, तो वो मिल के 3 वाटर के मालिक्यूल बन गए, ठीक है जी। और 3 हाइड्रोजन जब हटेंगी तो उसकी जगह ये 3 जो है वो C2H5 इथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक हो। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि H3BO3 में 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 इथाइल ग्रुप लगा दें और 3 साथ वाटर के मालिक्यूल बन जाएंगे। उसके बाद है जी
हीट का क्या इफेक्ट है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बोरिक एसिड्स। अब इसमें ए सिर्फ वो उसी आपका आर्थोबोरिक एसिड को नहीं दिया, बाकी बोरिक एसिड जो है उनको भी लिया हुआ और उनकी भी हीट को चेक करें, उनको हीट करें तो क्या बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी बोरिक एसिड जो है उसको अगर अब हम हीट करते हैं तो 100 डिग्री सी पे ये पे डिकम्पोज होता है सबसे पहले, यानी सबसे लो टेम्परेचर पे इसी की डिकम्पोजिशन है, और ये मेटाबोरिक एसिड में बदल जाता है प्लस वाटर है। और जो दूसरा है मेटाबोरिक एसिड अगर हो आपके पास तो वो 140 डिग्री सी पे फिर टूटता है तो टेट्राबोरिक एसिड में बदल जाता है। ये ऐसे समझ लें जैसे मैंने बोरिक एसिड ही लिया है, उसको 100 डिग्री सी पे हीट किया तो वो मेटा में बदल गया, लेकिन मैं फिर टेम्परेचर बढ़ाता गया तो जब मैं 140 पे पहुंचा तो मेटा भी टूट गया और वो टेट्राबोरिक एसिड में बदल गया। फिर और उसको हीट करते गए वेरी हाई टेम्परेचर पे, जब ले गए रेड हॉट टेम्परेचर जो, तो वो टेट्राबोरिक एसिड भी डिकम्पोज होकर बोरिक एनहाइड्राइड, ये लास्ट उनकी यानी बनता है, जिसके बाद फिर वो डिकम्पोज नहीं होता। तो टेट्राबोरिक एसिड जो है ये लास्ट जिसमें वो टेट्राबोरिक एसिड जो है ना बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है, मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे एक सवाल आप ये कर सकते हैं कि सर पिछले पेज पे हमने भी बात की है एमसीक्यू में कि जनाब इन सारे एसिड में से बोरिक एसिड जो था वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था, आर्थोबोरिक एसिड ये H3BO3 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, लेकिन ये रिएक्शंस बता रहे हैं कि बोरिक एसिड जो है वो 100 डिग्री सी पे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। जो मेटा है वो 140, ऑब्जर्वर जो लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम है ना, इसलिए जल्दी टूट गया। मेटा की उससे ज़्यादा है कि 140 पे जाके टूटा, टेट्रा की उससे ज़्यादा है कि वो रेड हार्ट पे जाके डिकम्पोज हुआ है और फिर बोरिक एनाइड्राइड में बदला है। तो इसको देखूँ तो फिर तो यहाँ तो ये लग रहा है टेट्रा बोरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। असल में वो बात ये कह रहा था कि ये जो बात हो रही है ये स्टेबिलिटी टू हीट, कि सॉलिड हो हमारे पास, उन सॉलिड को हीट किया जाए तो क्या सूरत हाल होगी, वो कैसे टूटेंगे, किन टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगी। यहाँ जो पिछले पेज पे हमने बात की है सॉल्युबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी की, ये बात हुई है एक्वस सोल्यूशन के अंदर कि पानी के अंदर कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो पानी के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो बोरिक आपकी आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड की ही है। कोई भी आप मेटाबोरिक एसिड ले लें, टेट्राबोरिक, पायरोबोरिक, तीनों में से कोई भी ले लें, पानी में जब उनको डिजोल्व करेंगे तो वो आर्थोबोरिक एसिड में बदल जाएंगे। सॉलिड फॉर्म में वो खुद इसी शक्ल में रहते हैं जो उनकी है, यानी मेटाबोरिक एसिड इसी शक्ल में रहेगा, टेट्राबोरिक पायरा अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो सारे बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्थोबोरिक एसिड में। इसलिए हम बोलते हैं कि पानी के अंदर जो उनकी स्टेबिलिटी है ये कम है, बल्कि बोरिक एसिड की ज़्यादा, इसलिए वही पाया जा रहा है, बाकी भी उसी में बदल जाते हैं पानी के अंदर। और ये बात हो रही है स्टेबिलिटी जो सॉलिड है उसी को हमने गर्म किया, हीट दिए, तो फिर वो कैसे स्टेबल है, डिकम्पोज हुआ कि नहीं हुआ। तो उस केस में फिर बोरिक एसिड की स्टेबिलिटी सबसे कम है, बोरिक एसिड सॉलिड जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, बाकी जो है उससे ज़्यादा स्टेबल। ये टेम्परेचर ये आप एमसीक्यू के हवाले से भी आपने जहन में रखनी है बात में कि भी वाटर में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, एक्वा सोल्यूशन में, और ये सॉलिड फॉर्म जो है इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो उल्टा है, एक्वा सोल्यूशन में बोरिक एसिड है, आर्थोबोरिक एसिड है, और इसमें सॉलिड फॉर्म में टेट्राबोरिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद है जी आयोनाइजेशन। यहाँ पे आखिरी लाइन, इस लाइन के ना आखिरी एक वर्ड लिखा हुआ मोनोबेसिक एसिड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि बोरिक एसिड की आयनाइजेशन को डिस्कस कर दे तब भी हम यही क्वेश्चन लिख देते हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बना लेते हैं कि बोरिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक एसिड है, इसको जस्टिफाई करें। मोनोबेसिक एसिड, मोनो का मतलब होता है ना एक, और बेसिक एसिड का मतलब ये कि ये एक बेस के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब जैसे HCl आप लेते हैं, HCl को आप NaOH से रिएक्शन करवाएं तो HCl ने कितनी हाइड्रोजन देनी है, एक ही है ना हाइड्रोजन उसके पास, तो एक हाइड्रोजन आप दे देगा आपको HCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक ही हाइड्रोजन देगा और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। तो एसिड ने एक H प्लस आयन दिए, बेस ने एक OH माइनस दिए, दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं। अब हम जब एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस एसिड की जो बेसिसिटी है ना, यानी कितनी बेस के मालिक्यूल के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, वो 1 है, एक हाइड्रोक्साइड इसको चाहिए।
इसी तरह जो बेस है उसकी हम कहेंगे कि इसकी एसिडिटी जो है ना, कितने एसिड के मालिक्यूल के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, वो एक है। अब एसिड से मालिक्यूल से मुराद H+ आयन है, मतलब ये नहीं जैसे H2SO4 के एक मालिक्यूल में तो 2 H+ आयन आ जाते हैं ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक ही गिना जाएगा, वो 2 गिने जाएंगे कि उसके पास 2 हैं। इस तरह अब ये बोरिक एसिड आपके पास जो था ये 5वें पॉइंट में H3BO3, तो दिखने में तो इसके पास 3 हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो जो भी देखेगा वो कहेगा सर ये तो 3 बेस के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसको ट्राई बेसिक होना चाहिए कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 बेस के साथ रिएक्शन कर देगा। लेकिन पानी में जब इसको हम ऐड करते हैं तो पानी में ये आयनाइज इस तरह होता है कि बोरोन टेट्राहाइड्रोक्सी BOH4 जो है ना, होल के ऊपर माइनस चार्ज है, तो बोरोन टेट्राहाइड्रोक्सी जो आयन है ये बनता है और H+ आयन सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होता है, तो एक ही बेस का मालिक्यूल फिर आएगा जिसके साथ ये रिएक्शन कर सकेगा, तो हम फिर नाम देते हैं कि ये जो है क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा, कि एक ही बेस के मालिक्यूल के साथ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन इसको चाहिए पानी बनाने के लिए, इसकी बेसिसिटी 1 है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मोनोबेसिक एसिड है क्यों कहते हैं, या इसकी बेसिसिटी 1 क्यों। छठा पॉइंट है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज ऑल्दो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जो बेस होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो बोरिक एसिड वीक एसिड है क्योंकि ये एक सिर्फ H+ आयन दे रहा है, तो वीक एसिड होने के बावजूद ये ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड कर देता है, यानी इतनी इसकी एसिडिटी है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है ना, ये इंडिकेटर की ये खासियत, जैसे फिनोल्फथलीन आपने फर्स्ट ईयर में यूज की थी, मिथाइल ऑरेंज भी की थी टाइट्रेशन के अंदर। फिनोल्फथलीन आपने कहा था कि सर बेस में तो वो पिंक होती है और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होती है। मिथाइल ऑरेंज का आपने कहा था कि ये जो है आपकी बेस में डालेंगे ना तो ये येलो कलर की हो जाती है, खुद ये ऑरेंज कलर की है, मिथाइल ऑरेंज नाम से जैसे है उसका, लेकिन बेस में डालते हैं तो येलो कलर की है, और जब हम एसिड में डालते हैं तो ये रेड या लाइट पिंक से कलर की हो जाती है। तो अब बात यहाँ पे ये हो रही थी कि भी वो मिथाइल ऑरेंज जो है इंडिकेटर जो एसिड बेस के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन बोरिक एसिड की एसिडिटी इतनी कम है कि मिथाइल ऑरेंज के कलर को चेंज नहीं कर सकता। तो ये MCQ में आपने याद रखना है कि बोरिक एसिड का मिथाइल ऑरेंज पे कोई असर नहीं होता, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देते हैं। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 है जी, और 8, ये दोनों का इकट्ठे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि दोनों में आप बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। वो पहले में 7 में आप बोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ करवा रहे हैं जो कि बेस है, और 8वें में आप बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश के साथ करवा रहे हैं या वाशिंग सोडा, और ये भी बेस ही होती है, तो दोनों बेसिस के साथ रिएक्शन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसका बनाया जाए तो ये इकट्ठा बनाया जा सकता है कि जनाब बोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा और सोडा ऐश या वाशिंग सोडा के साथ रिएक्शन लिखें। तो इसका रिएक्शन उसी तरह जैसे लास्ट में आपको याद होगा हमने ये बोरिक एसिड और बोरक सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया था उसमें इन द प्रेपरेशन ऑफ बोरक्स में ना, नहीं वहाँ पे सॉरी सोडियम कार्बोनेट का किया था कि एसिड और कार्बोनेट के मिलने से साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ये वाला रिएक्शन हमने वहाँ पीछे बोरक्स की प्रेपरेशन में डिस्कस किया था फ्रॉम बोरिक एसिड। ये दूसरा रिएक्शन है कि बेस के वो भी बेस ही है, ये भी बेस है, अगर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सेम उसी तरह का रिएक्शन, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कार्बोनेट में तो आपको पता है ना साथ CO2 भी बनती है, लेकिन हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनमें सिर्फ साल्ट और वाटर बनता है, तो साल्ट इसमें जो बनता है वो बोरक्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये कहें कि सर पीछे तो अभी आपने बात की कि जो बोरिक्स होता है पानी में जब डालते हैं तो वो तो उसमें बदल जाता है, बोरिक एसिड में बदल जाता है, तो वो एसिड है, यानी बोरक्स एसिड आप लेंगे, टेट्राबोरिक एसिड अगर लेंगे ना उसको पानी में डालेंगे तो बोरिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन जो साल्ट है उसका या इसका इनके मेटा इसकी भी लें, यानी मेटाबोरिक एसिड का जो साल्ट जैसे सोडियम मेटाबोरेट है, या टेट्राबोरिक एसिड का जो साल्ट है जैसे सोडियम टेट्राबोरेट है, तो इनके जो साल्ट्स हैं वो पानी में स्टेबल है, वो पानी में हल होते हैं और अपने आप को उसी तरह एग्जिस्ट करवाए रखते हैं।
अच्छा, उसमें भी आपको फिर वही पॉइंट आ जाता है, टेट्राबो जब ये आयोनाइज होता है ना तो सोडियम आयन अलग और टेट्राबोरेट आयन अलग होता है। वो पीछे हमने बोरक्स में पढ़ा था, उसकी आयनाइजेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पांचवा पॉइंट कि आयनाइज हुआ, लेकिन जो टेट्राबोरेट आयन चूंकि स्टेबल नहीं थे वो फिर पानी के साथ मिलके बोरिक एसिड में बदल गया और हाइड्रोक्साइड आयन में बदल गया। अच्छा, उसके बाद है जी आपका नंबर 9 है जी पॉइंट कि बोरिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, बोरिक एसिड वीक एसिड है, मतलब इतना वीक है कि ये टाइट्रेशन वगैरह जो है ना अल्कलीज के साथ करें तो ज़रा हम आसानी से उसको एंड पॉइंट को चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि वो बे अल्कली तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो पिंक कलर उसका मेरी फिनाल्थलीन यूज़ करेंगे तो पिंक कलर बना दे, लेकिन बोरिक एसिड इतना वीक एसिड है कि वो फिनाल्थलीन के कलर को चेंज नहीं कर पाता। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिरोल, कि ग्लाइसिरोल हम उसमें ऐड, जैसे पीछे हमने बात की थी ग्लाइसरीन या ग्लाइसिरोल एक ही बात, स्ट्रक्चर भी हमने कल डिस्कस किया था उसका, 3 OH ग्रुप लगे हुए थे। तो वो जो ग्लाइसिरोल या ग्लाइसरीन है वो हम जब ऐड कर दें उसमें तो फिर हम इसको टाइट्रेशन जब अल्कली के साथ करेंगे तो फिनाफ्थलीन को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लाइसिरोल जब आप उसमें ऐड करेंगे ना उस सोल्यूशन के अंदर, तो वो फिर पानी के अंदर जो बोरिक एसिड है इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, ज़्यादा H+ आयन कर देता है, और इतने ज़्यादा कर देता है कि वो अल्कली के साथ एक्शन कर सकते हैं और हमारे पास वो एंड पॉइंट जो है फिनाफ्थलीन के साथ आ जाता है। ये इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं कि टाइट्रेशन अल्कली के साथ बोरिक एसिड की करनी हो तो कैसे की जाएगी, और एमसीक्यू के तौर पे भी कर सकते हैं कि फिनाफ्थलीन का कलर चेंज बोरिक एसिड तब करता है जब उसके साथ क्या मौजूद हो, ग्लाइसिरोल मौजूद। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड है इसमें, फर्स्ट है यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कहते हैं जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे बोरिक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कहते हैं क्रीम को, बोरिक एसिड की क्रीम बनाई हुई है, बोरिक सोल्यूशन बनाया हुआ है जो आंखों को वॉश करने के लिए धोने के लिए इस्तेमाल होता है। डस्टिंग पाउडर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। It is used in pottery as a glaze because borate glazes are more fusible than silicate glazes and possess a higher coefficient of expansion. Very important short question है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि पोट्री हम कहते हैं ना बर्तन जो बनाते हैं, तो बर्तन बनाने में इसको यूज करते हैं एज अ ग्लेज। ग्लेज क्या होती है? अगर आपने ये चीनी के बर्तन देखे हो ना, या बेसन, चीनी के बर्तन अमूमन आप घरों में नहीं इस्तेमाल होते, आपके घर में बेसन तो है, बेसन को आप देखें ना तो ऊपर से बड़ा वो जिस कलर में वाइट में है या जिसमें तो बड़ा शाइनिंग सा चमकदार सा है, लेकिन कभी आप उसको नीचे से देखें ना, बॉटम उसकी बेसन के नीचे या बेसन के नीचे एक लंबा सा वो यू शेप्ड में एक होती है सपोर्ट सी, उसको आप बाहर से देखें तो शाइनी सा है, उसके अंदर से देखें तो बड़ी वो ब्राउन से कलर की रफ सी सरफेस नजर आती है। ठीक हो? तो अब वो जो रफ सी सरफेस है ना, असल तो वो सिरेमिक मटेरियल वही है जो रफ है, लेकिन उसके ऊपर वो जो शाइनिंग सी आई हुई है ना वो ग्लेज है, चमक जो आई हुई है ना, तो वो ग्लेज हम यूज करते हैं। तो ग्लेज कौन से होते हैं वो उसमें वो बता रहा है, बोरेट के ग्लेजेस यानी बोरिक एसिड के बने हुए ग्लेजेस भी हो सकते हैं, और सिलिकेट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के एंड पे, तो सिलिकेट के जो ग्लेजेस हैं वो भी हो सकते हैं। अब लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो बोरेट ग्लेजेस हैं वो मोर फ्यूजिबल है। मोर फ्यूजिबल का मतलब ये है कि जब हम उसको हीट करते हैं ना, असल वो करते ही है कि वो जो बेसन है ना वो लिया, उसके ऊपर वो ये बोरेट जो होता है साल्ट वगैरह वो छिड़क दिया और उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो जो छिड़का हुआ होता है ना साल्ट वो पिघलता है, पिघल के वो पूरे उसके ऊपर फैल जाता है, और फैल के वो पूरी एक होमोजीनियस सी सरफेस बन जाती है, बड़ी शाइनिंग सी सरफेस बन जाती है। तो ये तरीका होता है ग्लेजिंग का। तो बोरेट ग्लेजेस जो है वो मोर फ्यूजिबल है, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और फैल जाते हैं उस जो भी बर्तन है, जो चीज़ है उसके ऊपर तक, और ग्लेज बड़ा अच्छा बना देते हैं। और लेकिन जो सिलिकेट ग्लेजेस होते हैं वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते, एक प्रॉब्लम उनके साथ। दूसरी ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बोरेट ग्लेजेस का हाई है। हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होने का मतलब ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक ये अपनी शक्ल में कायम रहेंगे, एक्सपैंड नहीं होंगे। जैसे अब वो होता है ना मोटा गिलास आप लें
अब जैसे बीकर हमारे पास लेबॉर्ट्री में होते हैं, लेकिन उनमें हम गर्म पानी भी करते हैं, उनमें पानी डाल के सोल्यूशन को हीट भी करते हैं, बॉयल भी करते हैं, या गर्म पानी उनमें डालते हैं और उनको कुछ नहीं होता, वो ठीक रहते हैं। ठीक हो, क्यों? वो बोरेट के बने होते हैं, और बोरेट जो होते हैं इनकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी बड़ी हाई हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, ये एक्सपैंड नहीं होते इतनी जल्दी। लेकिन जो घरों में गिलास जैसे ये ट्यूनस कंपनी का हो गया वगैरह वगैरह, मोटे मोटे गिलास होते हैं हमारे पास, तो इन गिलास में थोड़ा सा गर्म दूध डाल दें, गर्म पानी डाल दें, तो ये ब्रेक हो जाते हैं। वजह क्या है कि ये सिलिकेट के बने होते हैं, और जब इनमें हम कोई चीज़ ऐड करते हैं ना तो वो एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं। लेकिन उनकी जो शेप बनी होती है, शेप इस तरह की होती है कि उनके पास फैलने के लिए जगह नहीं होती, तो वो फिर क्या करते हैं, जब वो फैलते एक्सपैंड होते हैं तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एक्सपैंड होने के लिए उनको इजाज़त नहीं मिलती, या वो जगह नहीं है एक्सपैंड होने के लिए। तो यही वजह होती है कि बोरेट ग्लेजेस को इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो वो फ्यूजिबल है, जल्दी मेल्ट होते हैं, और दूसरा ये है कि उनका कोएफिशिएंट एक्सपेंशन वेरी हाई है, हाई टेम्परेचर बर्दाश्त इजीली कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अब यहाँ पे अगर आप ये कि सर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो जनाब बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, दूसरा तरफ आप कह रहे हैं कि वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बर्दाश्त करने का मतलब एक्सपेंशन है। वहाँ पे जो फिजिबल का मतलब ये होता है कि आप एक सॉलिड को हीट करें ना, तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हुई सॉलिड की, और वो जो पाउडर फॉर्म में है, साल्ट आपके पास है, तो वो मेल्ट हो गया। मेल्टिंग और चीज़ है। जो हायर कोफिशिएंट एक्सपेंशन ये है कि उस बोरेट के बने हुए ग्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होती है ना, मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके उसको वो बनाया होता है। तो अब वो इतनी सारी चीज़ें ऐड होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका होता है। ठीक हो, तो वो बॉइलिंग मेल्ट तो आसानी से नहीं होती। ठीक, अब रह गया पीछे कि अगर हीट किसी चीज़ को गर्म करें तो वो एक्सपैंड ही होता है, तो एक्सपेंशन तो वो बोरेट ग्लेजेस की अपनी खसूसियत है कि वो इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं होते। ठीक हो, तो इस वजह से ये बेस्ट रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स। जो कैंडल के अंदर हम वो धागे से होते हैं ना, जिसके ऊपर हम आग लगाते हैं तो कैंडल फिर चलती रहती है, तो वो वायर उसके तो होता है ना, वो आपका मोम जो उसका है वो होता है। तो अब वो वैक्स, तो वैक्स जो है ना, वो तो आपको पता है, जब आप मोमबत्ती को ऑन करते हैं तो उसकी गर्मी की वजह से वैक्स आहिस्ता आहिस्ता पिघल के नीचे मूव करती रहती है, फिर नीचे आके आपको पता वो फिर जम जाती होती है। कुछ कंपाउंड उसमें से ऐसे भी होते हैं जो वेपराइज भी होते हैं, उड़ते भी हैं। तो अब वो वहाँ पे, अब जो वैक्स है वो मेल्ट होके नीचे जा रही, तो वो कहता है वो जो धागा उसके अंदर है, धागे की तो खसीयत नहीं है ना कि वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में खड़ा रहे, वो तो बेंड हो जाता है, गिर जाता है। तो उसको स्ट्रेट में रखने के लिए उन धागों के ऊपर जो है ना, वो फिर ये बोरिक एसिड को जो है ना वो लगा लेते हैं। तो वो तो आपको पता, अभी पीछे हमने पढ़ लिया कि ये मोर फिजिबल है, आसानी से मेल्ट हो जाता है। ठीक हो गया, लेकिन धागा जो है उसको स्ट्रेट में रखता है, और वो कैंडल जो है वो स्ट्रेट में खड़ी रहती है। ये यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नंबर 2 वाला तो वैसे ही अलग से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और तीनों को इकट्ठा करके वो यूजेस के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी को अगर हम यहाँ पे देखें आपके अब नोट्स में, इसके सवाल क्वेश्चन वगैरह, पहला है एक एक्सरसाइज का सवाल है कि बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो अभी हमने पढ़ा यूज़ होता है, वॉशिंग आइज के लिए भी होता है, इन सोडा बॉटल्स में नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। फार इनेमल्स एंड ग्लेजेस, ग्लेजेस की हमने बात कर ली है, तो ये हमारी सी ऑप्शन होगी कि सोडा बोतल के अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता। उसके अलावा ये आपका एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड विद फार्मूलाई, उनके फार्मूले भी लिखे, तो 4 हमने पढ़े, तो उन चारों के फार्मूले भी आ गए। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करना है आपने। उसके बाद आपके पास आता है ये अब पानी में कैसे कन्वर्जन होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जरूर पेपर में, वैसे ये नहीं आया वो। उसके बाद ये है शॉर्ट क्वेश्चन, उसने अलग अलग कर दिए ना, उनको प्रेपरेशन के जो दो थे मेथड, उनको अलग अलग शॉर्ट बना दिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज का शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये पेपर में देखेंगे कि आगे ना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वैसे बने जरूर हुए हैं लेकिन पेपर के वाले से नहीं। राइट रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल, और हाउ विल यू प्रिपेयर बोरेट एस्टर्स फ्रॉम बोरिक एसिड, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये आपने ज़रूर करना है जी। उसके बाद ये भी एक्सरसाइज का सवाल है कि बोरिक एसिड को कास्टिक सोडा के साथ और सोडा ऐश के साथ जो है ना वो रिएक्शन लिख दें, कास्टिक सोडा और दोनों के साथ रिएक्शन, ये एक्सरसाइज में सवाल है, ये भी ज़रूर करना है दोनों आपने, क्योंकि एक्सरसाइज वाले इन चैप्टर के आपने क्वेश्चन ज़रूर करने हैं।
टाइटेशन ऑफ बोरिक एसिड विद अल्कलीज कैसे परफॉर्म करते हैं, या ग्लाइसरॉल जो है वो टाइटेशन को कैसे पॉसिबल बनाता है, तो वो नीचे वो मेंशन कर रहे हैं कि वो आप देख उसको उसने एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि ग्लाइसरॉल आल्सो कॉल्ड ग्लाइसरीन है, मेक्स कम्प्लेक्स विद बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है और इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, यानी आयनाइजेशन उसकी बढ़ा देता है, ज़्यादा H+ आयन आते हैं तो वो फिर रिएक्शन बेस के साथ शुरू हो जाता है। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तीनों के यूज ये हेडिंग्स भी बना दिए, तो आपने इस तरह हेडिंग्स के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना। यूज्ड एसिड का ग्लेज में यूज्ड एज ग्लेज इन पोट्री क्यों है, या बोरेट ग्लेजेस जो है वो सिलिकेट ग्लेजेस से क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, जो भी हमने बात की कि हाई मोर फिजिबल है और हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट आगे लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया भी हुआ है शायद और चांसेस भी हैं। उसके बाद ये है हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा, ये भी एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है कि बोरिक एसिड से बोरेक्स को बनाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, और बोरिक्स के वापस बोरिक एसिड में जाना हो तो उसको एस्टोसोफोर या HCl सिलेक्शन एसिड से करवाएंगे तो बोरिक एसिड बन जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है, पास पेपर में, तो ज़रूर करना है आपने। बोरिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ लिखा हुआ है, बोर्ड के पेपर में शायद आया हो लेकिन एक्सरसाइज में ये सवाल नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, ये आपकी एक्सरसाइज में इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन आज तक ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह नहीं आया कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक, इस तरह का सवाल कभी भी नहीं पूछा गया, तो इसलिए इसको आप पढ़ लें ज़रूर एक दफ़ा, पूछने का पता कोई नहीं है सवाल बनाने वाले का, तो कह जी एक्सरसाइज से मैंने दिया है वो दिया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि एक बस हल्का फुल्का इसको रख लें एंड तक में, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट आज तक तो आया नहीं है, तो चांस इसके नहीं लगते कि ये दोबारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ओके, चले यहाँ पे बोरिक एसिड आपका एक टॉपिक मुकम्मल हो गया। चले आज इतना ही काफ़ी।